नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। वाईपीएलपी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स अब अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इसके तहत हम लोग जो है 71 बीपीएससी के डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि 360 डिग्री पे एनालिसिस कर रहे हैं। इसका आप लाभ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आपको गूगल मीट के माध्यम से लाइव क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है हमारी टीम के द्वारा, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जल्द से जल्द जुड़ जाएँ। तो चलते हैं अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन के माध्यम से आज हम लोग डिटेल बात करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 50 तक के क्लास को क्वेश्चन को देखा था। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 51 से क्वेश्चन को देखेंगे, और देखेंगे नहीं बल्कि इसके डिटेल एनालिसिस को जानेंगे कि ये आंसर ही क्यों हुआ, और ये आंसर के साथ साथ इसके साथ जो भी 2-3 ऑप्शन है उस पर भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो चलिए आप भी इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से और बताइए कि कमेंट करके कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है। चलिए 51 क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। 51 क्वेश्चन कह रहा है मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। मतलब यहाँ पे एक रेखा है मैजिनॉट रेखा, वो आपसे 2 देशों की जानकारी मांग कर है कि ये जो रेखा है वो किन 2 देशों के बीच में है। तो पढ़िए ऑप्शन में देखिए कौन कौन से है। एक तो है फ्रांस एवं जर्मनी, सेकंड कह रहा है यूएसए एवं कनाडा, थर्ड कह रहा है कि नामीबिया एवं अंगोला, और डी लास्ट में कह रहा है कि साउथ कोरिया एवं नॉर्थ कोरिया। तो हम लोग जानते हैं कि मैजिनॉट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। तो आपका 51 का जो आंसर हो जाएगा वो ए है। और जो भी आपको यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है ये मान के चलिए कि जो आयोग के द्वारा जो वेरीफाइड फाइनल आंसर की है उसी के को बेस बना करके बताया जा रहा है। तो ये तो आपने जान लिया कि इसका 51 का फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये मैजिनॉट रेखा है, जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और अब इसमें यूएसए एवं कनाडा है, तो ये किसके बीच में है, तो ये जान लीजिए किसके बीच में कौन सा है। 49th पैरेलल रेखा है, ये आप ध्यान पे रखेंगे। और सेकंड जो थर्ड जो है नामीबिया एवं अंगोला, तो इसके बीच में है 16th पैरेलल रेखा, ये आप ध्यान पे रखेंगे। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है 38 ये ध्यान पे रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आपको कभी भी आयोग बना सकती है, तो आप एकदम याद कर लेंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो हॉर्मुज जल संधि के बारे में जो अभी तो जान रहे थे कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब ये विवाद था, इसलिए ये क्वेश्चन आयोग ने बनाना शायद ज़रूरी समझा। तो देखिए किसके बीच में है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये पर्सिया की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, इन 2 बेचों के बीच खाड़ी के बीच जो है ये जलडमरू मध्य है। तो ये तो हम लोग जान लिए, और ये बिल्कुल इतना काफ़ी चर्चा में था, तो ये क्वेश्चन बनना बहुत ही लाजमी था। इस तरह से जब आप ज्योग्राफी पढ़े तो ज्योग्राफी में ये भी चीज़ जानिए कि कौन से मतलब ऐसा जल संधि है, या कौन सी ऐसी देश के कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा रीजन है, कोई ऐसा नेशनल पार्क है जो काफ़ी मतलब विवादित में रहा है, चर्चा में रहा है, तो वो उसको आप बिल्कुल अच्छे से करके जाए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आयोग बिल्कुल बनाते हैं। तो ये चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ग्राउंड जीरो कहाँ है। एकदम बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है कि ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है। 53 का आपका ये आंसर हो जाएगा। और इससे रिगार्डिंग जो है एक बार मैनहट्टन जो है एक बार पूछा गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं और जो उसका ऑप्शन जानते हैं, तो इससे रिलेटेड कोई और भी ऐसा टॉपिक हो तो उसको आप बिल्कुल अच्छे से कर ले, गूगल कर ले। तो ChatGPT का ज़माना है, तो उससे करके जाएं आप, और बुक्स वगैरह जो भी है उससे आप कंटेंट तैयार करके जाएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। एक सेकेंड साथियों,
एक यहाँ पे एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट तो जानते हैं कि ये भारत से जुड़ा हुआ है, तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये आप ध्यान पे रखेंगे। और ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इससे जुड़ा कभी भी आपसे फैक्ट पूछ सकता है यो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है। डेविल स्नेक, देखिए तो डेविल स्नेक कहाँ जाना जाता है, तो ये क्रॉ स्थल डमरू मध्य, 54 का ए हो जाएगा। और ये किसकी कौन से खाड़ी के बीच में है, ये यहाँ से आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। तो ये थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में है, ये ध्यान पे रखिए। और एक जो यहाँ पे है करेलियन स्थल डमरू मध्य, ये कहाँ है, तो ये फिनलैंड और रसिया के बीच में है। फिनलैंड और प्लस रसिया, यानी कि रूस के बीच में है। और कोरिंथ स्थल डमरू मध्य, ये कहाँ है, ये ग्रीस में है। तो इससे तमाम जानकारी जो भी था हम लोगों ने जानकारी कलेक्ट किया। और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलेंगे, क्योंकि नोट्स जैसे ही आप बनाएंगे तो आपको जो एग्ज़ाम के जो लास्ट 10 डेज होते हैं या 15 डेज, वहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं और यही पढ़ाई आपको आगे काम आएगा उस टाइम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। लदांग संदर्भित करता है, यहाँ पे लदांग दे दिया है और आपको कह रहा है कि लदांग है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि लदांग जो है एक प्रकार का ये स्थानांतरित कृषि है, कृषि का एक प्रकार है। तो ये अब ये चलिए, ये तो हो गया कि एक कृषि का एक प्रकार है जो कि बहुत ही मतलब हल्का प्रकृति का कहा जाए कि क्वेश्चन है। तो ये है कौन से मतलब ये देश से संबंध रखता है, तो ये मलेशिया और प्लस इंडोनेशिया, ये दो देश में मतलब ये इस तरह का स्थानांतरित जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, इस तरह का मतलब मलेशिया और इंडोनेशिया में इस तरह की कृषि प्रचलित है, इसका नाम है, स्थानीय नाम है। 55 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा जानते हैं कि नदी द्वीप कौन सा है, तो ये माजुली द्वीप है। अब माजुली द्वीप कहाँ है, ये आप लोग को तो पता ही होगा, कमेंट करेंगे। ये असम में है, बीपीएससी का सब दिन से एक पैटर्न रहा है कि कुछ सेक्शन को वो मतलब हार्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाता है, और कुछ सेक्शन को वो थोड़ा सा मतलब उस टाइम जो होता है उस ईयर इजी पैटर्न का बनाता है। इस टाइम जो है मतलब 71 में जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन जनरली वो इजी फ्रेम किया था, ऐसा आप लोग देखेंगे कि मतलब बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन सेट किया था। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन है, सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन कौन सा है। नदी तो हम लोग जानते हैं कि रिवर काफ़ी महत्वपूर्ण है, टॉपिक है बीपीएससी में। तो इसमें कौन सा है, गोदावरी नदी बेसिन है। और गोदावरी नदी को हम लोग जानते हैं कि इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं हम लोग, दक्षिण की गंगा। तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण का गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से मतलब भारत के उत्तर भारत में मतलब गंगा का महत्व है, उपयोगिता है, उसी तरह दक्षिण रीजन में गोदावरी नदी की महत्वता है, उसका उपयोगिता है, इसलिए इसे गंगा की संज्ञा दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है।
तो यहाँ पे बोला है कि ये आपको अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है उसका कौन सा मतलब ये संगम स्थल है वो पूछ रहा है। तो एक है कर्णप्रयाग, दूसरा है विष्णुप्रयाग, तीसरा है रुद्रप्रयाग और लास्ट है देवप्रयाग। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी जो है नदी जो है ये देवप्रयाग स्थल पे मिलती है। अब ये तो हो गया। चलिए आप इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उस पर आप हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा नदी और साथ ही साथ पिंडर नदी का ये संगम स्थल है। सेकंड विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो यहाँ पर भी है अलकनंदा कॉमन है, वो सभी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अलकनंदा नदी और साथ ही में धौली गंगा नदी। और देन लास्ट जो है रुद्रप्रयाग में है ये अलकनंदा नदी और साथ में एक जो है मंदाकिनी रिवर। तो इस तरह से कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा पिंडर नदी का जब मेल होता है तो कर्णप्रयाग में आके मिलती है। अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग स्थल पे मिलती है और अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग स्थल में मिलती है। और एक जो लास्ट है देवप्रयाग वो अलकनंदा और भागीरथी। तो ये तो आपका क्वेश्चन, यहाँ से आपको कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट एग्जाम में बीपीएससी के। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो जानते हैं कि भारत क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी क्षेत्र है, कौन सा है? तो ये नारकोंडम एवं बैरन द्वीप है। तो ये तो चलिए जानकारी हो गया। 59 का आपका जो आंसर है वो डी है। अब इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये इसमें कौन सा, अगर ज्वालामुखी है तो कौन सा ज्वालामुखी है, एक्टिव है कि डोरमेंट है, और ये है तो कहाँ है? तो बैरन जो है बैरन ज्वालामुखी वो एक्टिव है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ये ध्यान पे रखेंगे। और नारकोंडम जो है ये डोरमेंट है, डोरमेंट वोल्केनो है, ये ध्यान पे रखेंगे। और ये है कहाँ ये दोनों? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये भी ध्यान पे रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। क्योंकि यहाँ से अगर आयोग कभी भी क्वेश्चन बनाएगा तो ये भी बना सकता है कि नारकोंडम एवं बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है। तो अंडमान निकोबार एकमात्र कहा जाता है कि भारतीय क्षेत्र में मतलब ये ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बात करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में कह रहा है मेरठ में किस आइटम या उत्पाद को शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो जानते हैं कि जीआई टैग जो मिलता है उसमें जो रिसेंट में जो जिन उत्पाद को मिलता है, आइटम को मिलता है, उसे हम लोग को मतलब याद करके जाना चाहिए या फिर उस पर काम करके जाना चाहिए। तो इसमें पूछा है मेरठ के बारे में पूछा है। तो मेरठ का जो मिला है वो कैंची को मिला है। काफ़ी ये फैक्चुअल क्वेश्चन था और काफ़ी स्टूडेंट के ये क्वेश्चन मतलब गलती हुए थे। तो ये तो हो गया कि मेरठ के विषय में पूछा तो हम लोग कैंची मान के चलिए गलती कर ले। लेकिन अभी जो वर्तमान में बिहार में जो, अगर आप बिहार के से रिलेटेड मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि बिहार में अभी किन किन उत्पाद को मतलब जीआई टैग में शामिल किया गया है या दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये जानकारी ले लें। रिसेंट में जो है वो बिहार के 3 उत्पाद को मतलब जीआई टैग दिया गया है। 3 उत्पाद को जीआई टैग, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। पर आप कौन सा है? फर्स्ट जो है ये 52 बूटी साड़ी, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा इस बार। तो 52 बूटी साड़ी कहाँ का है? ये नालंदा का। ये जगह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसका डिस्ट्रिक्ट भी जो याद कर लें।
और सेकंड जो है पत्थर कुटी स्टोन क्राफ्ट। पत्थर कुटी स्टोन क्राफ्ट मतलब पत्थर से रिलेटेड जो कोई चित्रकला होगा या क्राफ्ट ऐसा होगा उसको मतलब ये जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? तो ये गया का है, गया का। और थर्ड जो है वो पीढ़िया पेंटिंग, ये कहाँ का है? ये भोजपुर का है, भोजपुर का। और ये पीढ़िया पेंटिंग के का क्या विशेषता है? तो पीढ़िया पेंटिंग की ये विशेषता है कि ये जो महिलाओं के द्वारा जो है दीवार पे, आप लोग जब कभी मतलब यदा कदा जब गांव जाते होंगे या गांव में अक्सर ऐसा देखते होंगे कि मतलब दीवार पे जो है एक पेंटिंग किया रहता है जो काफ़ी मतलब आकर्षित लगता है देखने में। तो ग्रामीण महिलाओं के द्वारा जो है, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा दीवार पे पेंटिंग बनाई जाती है, दीवार पे। ये ध्यान पे रखेंगे। पीढ़िया यहाँ पे दिया है तो बहुत आदमी यहाँ पे पीढ़िया को मतलब पीढ़िया जो बैठने वाला होता है, मिथिलांचल क्षेत्र में जो बैठने वाले को पीढ़िया कहा जाता है, तो वो ना समझ लें। यहाँ पे पीढ़िया पेंटिंग है लेकिन बट ये दीवार पे ये मतलब पेंटिंग की जाती है और महिलाओं के द्वारा की जाती है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इनसे ये तो चलिए ये 3 फैक्ट हो गया कि 3 प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग में दिया गया। एक 52 बूटी साड़ी है नालंदा का, सेकंड है पत्थर कुटी स्टोन क्राफ्ट गया का, और पीढ़िया पेंटिंग है जो भोजपुर का है, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। और एक और यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो 3 मतलब प्रोडक्ट को दिया गया जीआई टैग में शामिल किया वो किसके प्रयास से? तो एक तो है बिहार सरकार और सेकंड है नाबार्ड, ये याद रखेंगे, नाबार्ड प्लस बिहार सरकार, इन दोनों के प्रयास से ये मतलब जीआई टैग में शामिल दिया गया है। ये क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आएगा तो बिहार सरकार तो लग जाएगा लेकिन नाबार्ड आपके दिमाग में नहीं रहेगा। 52 बूटी साड़ी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है जिसे पद्मश्री दिया गया था, ये आप लोग भी ध्यान पे रख लीजिए क्योंकि करंट में आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाएगा। 52 बूटी साड़ी तो एक पर्सनालिटी है कपिल देव प्रसाद जी, काफ़ी फेमस है, इसे पद्मश्री मिला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो वर्तमान में रिसेंट में किस क्वेश्चन कैसा बन सकता है, आने वाले समय में कैसा बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम आप लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो एक तो ये प्रकार दे दिया है और ये अनुसंधान केंद्र पर पूछ रहा है आपसे कि कहाँ है, किस सिटी में है। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये शिमला में है, यानी 61 का बी। और समशीतोष्ण जो वन है वो किस प्रकार के वन, इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? तो इसके एग्जाम्पल में है ओक, चेस्टनट, स्प्रूस, इस तरह का जो पेड़ के नाम होते हैं वो समशीतोष्ण वन के एक मतलब प्रकार होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कान्हा नेशनल पार्क पूछ रहा है कहाँ है, तो ये हम लोग जानते हैं कि कान्हा मध्य प्रदेश में है और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इस पर बहुत ज़्यादा मतलब बात करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, एक यहाँ पे आप ये ध्यान पे रख सकते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क जो है ये एमपी में ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और यहाँ पे एक जंगल बुक डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है वो बनाई गई थी, ये ध्यान पे रखेंगे, जो काफ़ी चर्चा में थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है। लोकटक क्या है? लोकटक हम लोग जानते हैं कि एक झील है, लोकटक एक झील है। और साथ ही साथ एक याद रखेंगे कि ये मणिपुर में है। और ये लोकटक झील जो है ये किसके लिए फेमस है? तो डांसिंग डियर।
डांसिंग डियर के लिए काफ़ी फेमस है और ये एकमात्र तैरता हुआ झील है, ये लोकटक फ्लोटिंग लेक है, ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अभयारण्य है जो बिहार में है और ये बाघ परियोजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है या आता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। तो एकमात्र जो अपने यहाँ अभयारण्य है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये जो है पश्चिमी चंपारण में है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण, ये ध्यान पे रखेंगे। और एक उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी काफ़ी करंट में चर्चा में रहा है, तो ये भी पश्चिम चंपारण है, ये ध्यान पे रखेंगे। पश्चिम चंपारण, ये ध्यान पे रखिएगा। और ये जो है गंडक नदी के निकट है, ये ध्यान पे रखिएगा, गंडक नदी के निकट। और एक जो लास्ट है भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य, ये मुंगेर में है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे सीताकुंड और ऋषिकुंड देखने को मिलता है। चलिए इस तमाम ऑप्शन पे हम लोगों ने बात कर लिया काफ़ी अच्छे से। आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट 10 डेज में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो 65 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है। देखिए ये कितना हल्का क्वेश्चन है, बैल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 66 क्या है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय तो हम लोग जानते हैं कि काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है। इसकी पुनः स्थापना जो है वर्ष 2014 में की गई थी फिर से। और इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये ध्यान पे आप रख सकते हैं कि इनके अभी जो प्रोफेसर है वो सचिन चतुर्वेदी है, यानी कि VC कह सकते हैं। इनके VC जो अभी है वो सचिन चतुर्वेदी। क्योंकि कभी भी आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ले। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जो है वो सचिन चतुर्वेदी है, ये ध्यान पे आप रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट 66 के बाद 67। तो 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए नदी, जब भी आप बिहार के मैप को पढ़े, बिहार को पढ़े तो उससे जुड़ा हुआ जो नदी है प्रॉपर, जो बिहार से जिनका मतलब डायरेक्ट संबंध है, तो उनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें। तो कर्मनाशा नदी जिसको ये कौन से मतलब कह रहा है कि आप उद्गम स्थल इसका कौन सा है, तो कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट से ये मतलब निकलती है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल है, याद कर लेंगे आप लोग। और नेक्स्ट चलते हैं अब 68 क्या कह रहा है, बिहार संपूर्ण भारत का डैश 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 % पायराइट उत्पादित करता है। तो एक तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही गलत है, यहाँ पे पायराइट उत्पादित कर लिखा हुआ, जो ये क्वेश्चन को गलत मतलब साबित करता है। वैसे अगर रहता कि यहाँ पे रिजर्व कितना है तो शायद 95% है इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलत है तो आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो हम लोग भी इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो 68 का क्वेश्चन जो है ये डिलीट हो गया है, तो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। देखिए जब से मतलब ये बजट में इसकी चर्चा क्या हुई, तो ये तो क्वेश्चन मतलब जब जिस समय से मतलब जिस बजट सत्र में मतलब ये चर्चा हुई
और उसके बाद से क्वेश्चन आयोग पूछना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सोना तो हम लोग जानते हैं कि ये जमुई जिला में मिला है सोना। तो और देखिए, जब भी इस तरह का खनिज से बात आए, मिनरल की बात आए, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार कर लेंगे। एक तो सोना का हो गया कि जमुई जिला। अब ये बताइए कि गया डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मतलब मिनरल पाए जाते हैं। तो गया में हम लोग जानते हैं कि चूना पत्थर, और नालंदा में अभ्रक, यूरेनियम, इस तरह के मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं। भागलपुर तो हम लोग जानते हैं कि ये चिकनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, चिकनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आप मतलब बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मिनरल्स तैयार कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आयोग। तो एक तो हो गया सोना, और जमुई में और क्या क्या मिलता है, तो क्वार्टजाइट, तो सोना के साथ साथ इसमें और क्या क्या मिलता है, तो इसमें मिलता है, एक सेकंड साथियों, एक तो क्वार्टजाइट, और साथ ही साथ फेल्सपार, ये ध्यान पे रखेंगे। ये दो और है, इसको आप ध्यान पे रखेंगे। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आप मिनरल्स को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 नंबर। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। देखिए, ये 63 में भी ये बीपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। तो कौन से मतलब क्षेत्र में आता है, रीजन में आता है जलवायु, तो इसको आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, यानी कि सब ट्रॉपिकल मानसून में आता है। तो सब ट्रॉपिकल मानसून में आता है। और इसमें दो बात याद रखेंगे कि जब भी बिहार के रिस्पेक्ट में पूछेगा तब दो, एक तो कोपेन के अनुसार जो है नॉर्थ बिहार वो CWG के रीजन में आता है। और साउथ बिहार जो है वो AW, ये ध्यान पे रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आयु पूछ रहा है और आपको बार बार पूछ रहा है, इसलिए आप इसे भूलेंगे नहीं। और गर्म और शुष्क जो है वो कहाँ है, तो ये तमिलनाडु और कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, ये ध्यान पे रखेंगे। और गर्म और शुष्क मरुस्थल कहाँ मिलेगा, ये तो जनरली हम लोग जानते हैं कि पश्चिम साइड मिलता है, वेस्ट साइड। तो राजस्थान का वेस्ट पार्ट, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलिए, हम लोगों ने तमाम ऑप्शन पे बात भी कर लिए, और जो ऑप्शन था आंसर था उस पे भी बात कर लिए। कि पूछ रहा था कि ये बिहार की जो है जलवायु किसके अंतर्गत शामिल है, अधिकांश भाग, तो उपोष्ण सब कटिबंधीय मानसून, यानी कि सब ट्रॉपिकल मानसून यहाँ पे अधिकतर देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्योग्राफी का क्वेश्चन खत्म हुआ, अब आपका यहाँ से साइंस का सीरीज शुरू हुआ। तो साइंस का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको साथियों साइंस और ज्योग्राफी के PYQ को बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव वाइज जो है डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। तो आप लोग जिन स्टूडेंट का थोड़ा सा भी अगर साइंस वीक है, क्वेश्चन अगर देखने से डर लगता है, तो आप इस सीरीज को हमारे जो टीम के द्वारा करवाई जा रही है उससे बहुत अच्छे से देखा जा रहा है, जो आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। तो आप उसे भी जा करके देख लेंगे। 71 में क्या करा है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढलकाते हैं। सीमांत घर्षण बल क्या होगा, यहाँ पे आपको सीमांत घर्षण बल पूछ रहा है, और एक कंडीशन दे दिया है कि 200 न्यूटन का हम फोर्स लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे
यहाँ पे सीमांत घर्षण बल पूछ रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको फोर्स लगाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लें कि एक हम लोग क्या कह रहे हैं कि लकड़ी का एक बक्सा बनाते हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग 9th 10th में बनाते थे वैसे बनाएंगे। और यहाँ पे एक ऐसे डायरेक्शन दे देंगे कि 200 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और इधर से भी एक हम लोग ऐसे फोर्स लगाएंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि सीमांत घर्षण बल क्या होगा नियत वेग से। यहाँ पे नियत आपको कंडीशन दे दिया है, ये आप लोग ध्यान पे रखें। जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़े तो उसका कंडीशन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वही कंडीशन आपको ऑप्शन के नज़दीक लेके आएगा। तो जब फ्रिक्शन फोर्स जब लगेगा तो कौन सा लगेगा, ऑपोजिट। जब इस साइड से हम लोग लगा रहे थे, इस साइड से हमें ये सामान बिल्कुल यहीं पे रहेगा, तो कितना फोर्स हम लोग लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल 200 न्यूटन के साथ लगाएंगे, तभी सामान बिल्कुल वहीं पे जस का तस रहेगा। जैसे सपोज करिए कि इस साइड से 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे इस साइड से भी आपको इस सामान बिल्कुल इधर एक थोड़ा सा भी इधर ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इधर भी 200 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसका आंसर इसलिए 200 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नियत वेग से दे दिया है, सीमांत घर्षण बल आपको पूछ रहा था। तो बिल्कुल यही होगा, क्वेश्चन को समझने, यहाँ पे समझने का खेला था बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से ढुलकना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा, आपसे फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स बराबर तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होता है, ये आप लोग याद रखेंगे, फोर्स बराबर है ma। तो सबसे पहले F ma, तो इसमें ये हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो एक तो कह रहा है कि एक ट्रक विराम अवस्था से है, तो विराम अवस्था का मतलब हुआ कि यहाँ पे u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विराम अवस्था दे दिया है, u = 0। और यहाँ पे कौन से फार्मूला लगेगा, s बराबर ut + ½ at²। इस फार्मूला से हमें यहाँ पर से एक जानकारी मिल जाएगी, और यहाँ पे हम ये चीज़ पुट कर देंगे F वाले फार्मूला में, फोर्स वाले फार्मूला पे कि m × a जो है, तो a यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। इस तरह से अगर आप पुट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसमें आंसर जो है प्राप्त आ जाएगा, a = आ जाएगा 2m मीटर s²। ये आपको रिजल्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, और ये चीज़ जो है आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, यानी कि F बराबर ma जो है, F बराबर ma। तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7,000 × 2, यानी कि 14,000 आपका यहाँ पे एक ही आंसर है, ये हो जाएगा गुना भाग करने के बाद। इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको मोटा मोटी बता दिया गया है। इसी चैनल पे आपका इसका डिटेल एनालिसिस हमारे टीम के द्वारा किया गया है, आप जा करके वहाँ पे अच्छे से इस सवाल को मतलब डिटेल लाइन टू लाइन समझ लेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी, यानी कि कुल ऊर्जा आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये हम लोग जानते हैं, ये आप याद कर लेंगे। 1 यूनिट बराबर 1.6 × 10⁶ जूल ये होता है। और यहाँ पे आप इसको फार्मूला बाय फार्मूला सेट कर ले, यानी कि 250 यूनिट × 3, और आपको पूछ रहा है एक महीने में पूछ रहा है 3 × 6 × 10⁶ जूल। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको जो इसका आंसर आपको मिलेगा 9 × 10⁸ जूल।
जूल। यहाँ पे आपको आंसर एक ही में ऐसा दिख रहा है। ये तो हो गया साथियों कि बाय प्रोसेस हमने बना करके देखा मेमोरी बेस्ड कि इस तरह से गुना भाग किया तो आ गया। अगर आप एग्जाम हॉल में हैं, अगर आप बिल्कुल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। एक तो पहली बात है कि आप इसे स्किप कर दें। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि नहीं, इसमें आपको आंसर के इर्द गिर्द आंसर मारने का प्रयास करें, ऑप्शन के इर्द गिर्द। तो एक तो यहाँ पे 8 × 10⁻6 है, दूसरी में है 10⁻5। ये ऑप्शन बिल्कुल अपोजिट है, मतलब डिफरेंस है। जो ऑप्शन सेम टू सेम दिखे, मतलब सिमिलर रहे, यानी 9 × 10⁻5, 9 × 10⁻8, ये दोनों ऑप्शन में बहुत सिमिलैरिटीज़ दिख रही है। आयोग जो आंसर होगा इस तरह का, एक ऑप्शन यहाँ पे एक सही होगा, दूसरा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे उसके इर्द गिर्द वो मैनिपुलेट करने के लिए दिया होगा। तो इसका 73 का जो आंसर होगा वो सी होगा। अगर इस तरह का आप क्वेश्चन में गेस भी करेंगे तो ऐसे ही गेस करेंगे, मतलब इसको लॉजिकल गेस कहा जाता है, इंटेलिजेंस गेस कहा जाता है, ऐसे आप समझेंगे तब आपका आंसर जो है क्वेश्चन अधिक सही होंगे। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाया जाएगा कि आप कम नॉलेज में कैसे अधिक से अधिक ऑप्शन आंसर सही करें। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। यहाँ पे किस माध्यम में पूछ रहा है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में जो है ध्वनि की जो है स्पीड सबसे अधिक होती है, और यहीं पे अगर लाइट रहे तो निर्वात में, वैक्यूम में होती है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। तो सॉलिड में, और लाइट जो होती है वो निर्वात में। तो निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान पे रखेंगे, लाइट का है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछती है आयु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 75 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो पूछ रहा है कि जब इस तरह का कंडीशन होगा तो इसमें कौन सा होगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है, या गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। इसमें से बताइए। बहुत ही थोड़ा सा मतलब क्या कहा जाए, थोड़ा सा मतलब साइंस का जिसके पास बेसिक नॉलेज होगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, वही इस तरह के क्वेश्चन को सही कर पाएंगे स्टूडेंट। तो इसमें जो होगा इस तरह से कह दिया है कि जब मुक्त रूप से कोई गिरता हुआ जब पिंड होगा या वस्तु होगा तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो लगातार कम होती जाती है। तो इसमें होगा कि ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उसको ये उल्लंघन नहीं करता है। तो साथियों, ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एक से अगर जिन ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो 1-2 ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी अपना मौत शेयरिंग करें। तो तब तक के लिए और एक महत्वपूर्ण सूचना साथियों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब दिया होगा नीचे, आप जा कर के आज ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है गूगल मीट के माध्यम से। तो लाइव क्लास आपको मिलेगा और अपनी समस्या सुनाने का एक अवसर मिलेगा, अच्छा अवसर है। तो इसे आप पीछे न रहें और इसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।